कहा जाता है, जूल्स जेनिक के बारे में कहा जाता है कि ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है अमेरिका में, ठीक है। इवन पोमोलॉजी, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, है जो भी है। इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन फ्रूट्स एंड, ठीक है। अच्छा, फ्रूट होता क्या है ये तो आपको पता है कि फ्रूट इज अ सीड बेयरिंग, ये पढ़ा आपने लेक्चर? नहीं सर। फ्रूट फ्रूट और सीड में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रूट एंड द सीड? जी बच्चों, व्हाट इज फ्रूट एंड व्हाट इज सीड? अच्छा, फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट, आपको पता है कि सीड के कितने अच्छा, आप डबल फर्टिलाइजेशन का किस किस को पता है? सर वो जो पोलन ग्रेन ओवरी में वो दो स्पर्म बनते हैं ना सर, एक एंडोस्पर्म genetic- न्यूक्लियस बनता है जो 3n होता है, और एक नॉर्मल बनता है जो 2n होता है। एग्जैक्टली एक वो अभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा से आते हैं, एक वो जो पोलन ग्रेन है वो दो वो जो है ना दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दोनों n नंबर ऑफ होते हैं, ठीक है। एक पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब के थ्रू फिर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है जो कि 1n होता है, और दूसरा एंडोस्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है जो कि 2n होता है। और ये सारी स्ट्रक्चर विद इन ओव्यूल होती है। किसके अंदर होती है ये? अच्छा, ओवरी, ओवरी क्या होती है और ओव्यूल क्या होता है? जी बच्चों, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ओवरी, प्लांट, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। क्या अच्छा, इसमें से मे बी दिस वन, ओके। अब ये देखें, अब ये वाला क्या है? ये माइक्रोपाइल एंड है, यहां से एग के साथ फर्टिलाइज होती है, ये ओवरी वाल है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना अंदर वाला, ये वाला जो सारा है, दैट इज नोन एज ओव्यूल। क्या है ये है ओव्यूल। जो राइपेंड ओव्यूल होता है, जो राइपेंड ओव्यूल होता है उसे सीड कहते हैं। इस पार्ट से सीड बनता है। जो इसमें से जो एग है वो ज़ाहिर है वो एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये जो न्यूसेलस है इसके अंदर वो एंडोस्पर्म्स होते हैं, और जो कि 3n बन के, और इसके अंदर फिर, और ये जो ओव्यूल का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे सीड कोट बनता है। क्या बनता है? सीड कोट। अब ये सारा स्ट्रक्चर ओव्यूल जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड के अंदर। और ये जो वाला एरिया है बाहर वाला, ये सारे का सारा है ओवरी, और ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। फ्रूट में। यही डिफरेंस है कि राइपेंड ओव्यूल या मेच्योर ओव्यूल या राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड, ठीक है। और राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, ठीक है। ये अब आपने याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म थे उनके अंदर ये जो ओवरी टाइप स्ट्रक्चर नहीं थी, सिर्फ ओव्यूल टाइप स्ट्रक्चर था, इसलिए इन्हें नेक्ड सीडेड कहते हैं। इनका फ्रूट नहीं होता जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, आपको पता होगा शायद। अच्छा, अब हमने ये जो फ्रूट्स हैं इसके बारे में ये यहां पर ये स्ट्रक्चर लिखा गया है, फ्रूट इज अ सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट
फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग के बाद इसमें बनती है। इन मेनी स्पीशीज फूड इनकॉर्पोरेट द राइपेंड ओवरी एंड सराउंडिंग टिश्यूज, फ्रूट्स आर द मीन्स बाय विच फ्लावर प्लांट डिसेमिनेट सीड्स। ठीक है, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। अच्छा, अब ये तो कलरली वेजिटेबल्स हैं। बोटेनिकली फ्रूट जो होते हैं वो एडिबल, हम वो राइपन, बोटेनिकली दे आर राइपन ओवरी। लेकिन ये जो टोमेटो है ये भी राइपन ओवरी होता है, लेकिन दिस इज नॉट अ कम अंडर द फ्रूट, देयर कम्स अंडर वेजिटेबल। अच्छा, in common language, fruits normally mean the fleshy seed-associated structure of the plant that are sweet or sour and edible in the raw state. अब ये इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये कि इसका जो फ्रूट होता है वो नॉर्मली फ्लैशी सीड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसमें लेमन है, ऑरेंजेस है, स्ट्रॉबेरीज है। ठीक है। On the other hand, botanically fruit include many structures that are not commonly called fruit. अब इसमें what is the difference between false fruit and true fruit? Can anyone tell? जी बच्चों, what is the difference between false fruit and true fruit? मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी कि जो राइपेंड ओवरी होगा वो क्या होगा? व्हाट इज राइपेंड ओवरी? सर फ्रूट। ठीक है। अच्छा, लेकिन है, अच्छा, अगर हमारे पास एक ऐसा फ्रूट हो जो कि ओवरी के अलावा भी किसी पार्ट से हो, तो उसे हम फ्रूट कहेंगे? क्या वो फ्रूट कहना तो नहीं चाहिए सर। अच्छा, वो फ्रूट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। हमने एक डेफिनेशन बना दी कि जो भी राइपेंड ओवरी होएगा और वो फ्लैशी होगा, वो मीठा होगा, वो फ्रूट है। ठीक है, हमने डेफिनेशन क्या बनाई है? राइपेंड ओवरी, मीठा हो तो ये सारे का सारा फ्रूट होगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी है जिसके अंदर वो राइपेंड ओवरी के अलावा उसके अदर पार्ट, जो थैलेमस नहीं होता, नीचे आपको फ्लावर का एक पार्ट होता है जिसे थैलेमस कहते हैं, वो भी फ्रूट का पार्ट होता है। तो ऐसे फ्रूट को हम, एप्पल इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? एप्पल। एप्पल जो है, हालांकि हम कहते हैं कि ये फ्रूट है जो हम खाते हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, इट्स अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जो ट्रू फ्रूट है वो बनाना है, वो आपकी ऑरेंजेस है, ठीक है, मैंगो है, ठीक है, ये ट्रू फ्रूट्स है। जबकि ये जो है आपका एप्पल, पियर, ये दोनों के दोनों क्या है? ये फॉल्स फ्रूट है, बिकॉज दे हैव सम अदर पार्ट। द मेन पार्ट ऑफ द फ्रूट इज नॉट ओवरी, द मेन पार्ट ऑफ द फ्रूट इज थैलेमस। मेरी बात की समझ आई? यस सर। अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर और फ्रूट कल्चर कब स्टार्ट हुआ? क्या लोग फ्रूट कल्चर का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर हम कहें कि फ्रूट कल्चर, एक एग्रीकल्चर होता है ना, एक अब हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फ्रूट कल्चर, तो इसका मतलब क्या होगा? अब आप माशाल्लाह एक पूरा सेमेस्टर हो गया, अब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट कल्चर? ग्रोइंग ऑफ Sir, फ्रूट्स raising of कब से fruits. स्टार्ट हुई थी? ग्रोइंग। अच्छा, एक होता है वाइल्ड, एक होता है एग्रीकल्चर। एक प्लांट खुद ब खुद उगता है, नेचुरल, ठीक होता है। एक होता है मैन मेड। मैन मेड का मतलब है जिसको इंसान खुद शो करता है, ग्रो करता है। इसमें फर्क क्या है? एग्रीकल्चर किसे कहेंगे, जो मैन मेड हो या नेचुरल हो?
सर मैन मेड। मैन मेड, मैन मेड। ठीक है। तो इट मींस पहले फ्रूट उगते थे लेकिन फ्रूट कल्चर नहीं था। फ्रूट कल्चर का मतलब यह है कि जब लोगों ने खुद फ्रूट को कल्चर करना शुरू किया, ठीक है, तो वो जो ये बताया हुआ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के दौरान 10,500 टू 10,000, ये बहुत पीछे न्यू स्टोन एज में अगर हम जाएं तो तब जाकर जब लोग विलेजेस से अर्बन कम्युनिटीज की तरफ जाने लगे तो लोगों को एहसास हुआ कि हमें फ्रूट जो है वो कम है और इसको कल्चर करना चाहिए। तब इसका फ्रूट का कल्चर का आगाज हुआ। फिर ये 3,000 से 5,000 जो एक एरिया है जहां पर एक्चुअली आपको पता है हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो हम फ्रूट्स को क्या करते हैं, कल्टीवेट करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स चाहिए होती है, सीड सोइंग, प्रोपेगेशन, ठीक है, फिर इसको कितना पानी देना है, इरिगेशन, फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हमें हार्टिकल्चरल आर्ट है, इसको क्या कहते हैं, हार्टिकल्चरल आर्ट। अगर हमें किसी भी फ्रूट का, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रूट ग्रो हो ही नहीं रहा, फर्ज किया ऑलिव है, ऑलिव के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर ये पहले ग्रो नहीं होते थे। जैतून वैली जो आजकल पोटोहार में है वो स्पेन में हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तान की कंडीशन के मुताबिक उसको देखना कि वो किस पाकिस्तान के इलाके के अंदर ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। पाकिस्तान के कल को आपको इंशाल्लाह बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चकवाल में, वहां पर हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑफिसर आपको लगा दिया जाता है, ठीक है, 18 ग्रेड या 19 ग्रेड की आपकी जॉब्स होंगी। तो वहां पर आपको अब काम करना है हॉर्टिकल्चर ऑलिव के ऊपर। आपको नई वैरायटीज, फर्ज किया कोई ग्रेप्स की, ऑलिव की या पपाया की या कोई भी और ऐसा प्लांट जो पाकिस्तान के अंदर ग्रो नहीं हुआ तो वो आपने वहां ग्रो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पहले तो उनकी डिफरेंट जो वैरायटीज है उनमें से देखेंगे कि कौन सी वैरायटी यहाँ पर अच्छा ग्रो कर रही है। फिर हम जब ग्रो जो अच्छी करेगी फिर हम देखेंगे कि अब इसको कितना पानी देना है, हमने इसकी इरिगेशन, इसको साल में कितनी बार पानी देंगे, जब छोटा होगा कितना पानी देंगे, बड़ा होगा फिर इसको फर्टिलाइजर कितना देना है। तो ये सारी आर्ट है जो कि फिर इसकी प्रोपेगेशन, आपने इसको सीड के थ्रू प्रोपेगेट करना है, इसकी ग्राफ्टिंग करनी है, इसकी लेयरिंग करनी है, इसका एयर लेयरिंग करनी है या टिश्यू कल्चर के थ्रू इसको प्रोपेगेट करना है, एनीथिंग एल्स, या इनकी जस्ट कटिंग के थ्रू आपने इसकी प्रोपेगेशन करनी है। ये सारे प्रोसेसेस आर द हॉर्टिकल्चरल आर्ट, ठीक है। फिर आपने देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन सी डिजीजेस आती है तो वो उसको भी स्टडी करना, फिर उसका कंट्रोल करना, ये सारा का सारा चीजें हॉर्टिकल्चरल आर्ट में आती है। ये नॉर्मली उनमें से काफी हद तक ये 4-5 टेक्निक जो है बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, ये इरिगेशन, वेजिटेबल प्रोपेगेशन और प्रोसेसिंग, ये ब्रॉन्ज एज में डिस्कवर हुई। उसके बाद फिर सोफिस्टिकेटेड जो फ्रूट कल्चर है वो 2000 से 3000 बीसी में ये ग्रीक्स और रोमन के दौरान ये शुरू हुआ, ठीक है। फिर ये जो अल्जीरिया है वहां पर हुआ ग्रेन गैदरिंग। फिर डेट पाम कल्चर जो हुआ है वो इजिप्ट में बड़ा मशहूर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट एरियाज के अंदर ना इसका ये जो हमें जो फॉसिल्स हैं या कोई और ये जो उनके आर्ट्स हैं वहां से हमें नजर आता है कि कैसे कैसे लोग कल्चर करते थे। फिर ग्रेन एंड फ्रूट प्रोडक्शन इजिप्ट में 1200, आपको पता है कि ग्रेन प्रोडक्शन जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ा, पता है आपको वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब कहत आ गया था तो गंदम की वो उन्होंने वो किया था, उसकी प्रिजर्वेशन की थी, जखीरा किया था। ये सारी टेक्निक्स वहां बहुत ज्यादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एडवांसेस हुई, इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर एडवांस उस दौर में हुई शायद ही उससे पहले कोई हिस्ट्री में मिलती है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर स्पेशली उनका काम था, जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर
जो उन्होंने वो गोदाम बनाए और फिर जो सिट्टे थे वो पूरे के पूरे सिट्टे समेत ही उन्होंने गंदम को जखीरा किया। ये सारा काम इजिप्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और सिमिलरली इन डेट पाम के ऊपर भी वहां पर बड़ा काम हुआ। अच्छा, फिर अब आप जाते हैं, आपको ना वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं। आप मेट्रो में चले जाएं, इवन आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर चलो इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, व्हेन यू गो आउट ऑफ कंट्री, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चल जाएं, उसके किसी भी मार्ट में चल जाएं, आपको दुनिया जहान के फ्रूट्स वहां से मिलते हैं, ठीक है। अब ये इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फ्रूट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट। वाई? जी बच्चों, अच्छा, दुनिया के अंदर जितनी भी फ्रूट्स की वैरायटीज है, क्या वो किसी खास ब्रीडिंग के थ्रू बनी है या वो नेचुरल डाइवर्सिटी है? सर नेचुरल डाइवर्सिटी, ज्यादातर नेचुरल डाइवर्सिटी है। ठीक हो गया, वेरी गुड। ये इट मींस किसी को नहीं पता कि ये जो नेचुरल के अंदर ये फ्रूट ग्रो हो रहा था, इसको सबसे पहले किसने कलेक्ट किया, किसने इसको कल्चर किया। अनसंग हीरो हैं दुनिया के अंदर, काफी ज्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जिनका नाम ही नहीं पता कि ये जो फर्ज के एप्पल है, या ये लोगों को कैसे पता चला कि एप्पल को खाना चाहिए, क्योंकि एप्पल पहले बड़े शॉर्ट होते थे, उनमें से कुछ ऐसी वैरायटी नेचुरल म्यूटेंट मिले जिनकी एप्पल की, अब वाइल्ड एप्पल देखो ना तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो बेर की तरह के, ठीक है। कनाडा में आप चले जाओ तो बहुत आपको सड़कों के ऊपर, मैं उधर गया, क्या नाम है इनका, न्यू ब्रंसविक में, उनका एक प्रोविंस है जो कि फ्रेंच, वहां पर ज्यादातर ये फ्रेंच बोली जाती है, तो वहां पर वो वाइल्ड एप्पल बिल्कुल सड़कों के ऊपर छोटे छोटे आपको नजर आते हैं जो गिरे हुए, दे आर नॉट इवन एडिबल, ठीक है। तो लेकिन द पीपल दे रियली उन नेचुरल चीजों में से एडिबल फ्रूट्स को अलग करना, फिर उसको कल्टीवेट करना, ये कई ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनका पता ही नहीं है कि किन्होंने इन सारे डिफरेंट फ्रूट्स में से उन फ्रूट्स को निकाला जो एडिबल है, जो हेल्दी है, जो फ्लैशी है, जो न्यूट्रिशियस है, ठीक है। इट्स अ रियली ग्रेट एफर्ट डन बाय मेनी फार्मर्स आर द रिसर्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये देखो, जब ओरिजिन ऑफ फ्रूट क्रॉप के बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि डेट पाम, ग्रेप्स, ऑलिव्स, पोमग्रेनेट, ये मेडिटेरेनियन बेसन। अब ये मेडिटेरेनियन बेसन क्या है? यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? अब आपको हॉर्टिकल्चर पढ़नी है ना सर जी जी सर, जो मेडिटेरेनियन सी का जो मतलब जो वाटर बॉडी है उसके एसोसिएटेड जो उसके आसपास का जो एरिया है, स्पेशली जो कंट्रीज वहां के उसको सराउंड करती है मेडिटेरेनियन सी को। जी बच्चों बताओ, आपको पूरा दुनिया का नक्शा भी पता होना चाहिए इफ यू वांट टू बी अ गुड हॉर्टिकल्चरिस्ट। ये दुबई और कतर और ये वाले सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के रिलेटेड। दुबई तो नहीं आता इस, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें इजिप्ट आ गया, ठीक है, मोरक्को आ गया, फिर उधर स्पेन आ गया, फिर इटली आ गया। ये जो वो इस में भी मैं आपको एक अगर मैप मिल जाए हमें, मेडिटेरेनियन सी। अब ये जो एरिया है ना, अब ये देखें, अच्छा, अब ये जो है ना, ये इजिप्ट है, ये जो है ना, ये आपको मैं इसको कैसे बड़ा किया जाए, इसको सेव इमेज एज, सर ये सदर्न यूरोप और जो नॉर्दर्न अफ्रीका है बिल्कुल ऊपर ऊपर से, एग्जैक्टली, वो जो मेडिटेरेनियन एग्जैक्टली वही है। ये इसी की बात ही मैं कर रहा हूँ।
कि ये वहां का एरिया है, ठीक है, और इसके अंदर इटली, ये जो है, अच्छा ये ब्लैक सी है, ये नीचे ना, अच्छा ये जो है ये मेडिटेरेनियन का रीजन है, ये इधर आ गया अफ्रीका, इवन ये एरिया, ये सारा सऊदी अरब का भी थोड़ा सा पार्ट इसके साथ आ जाता है, ये सारे का सारा एरिया मेडिटेरेनियन बेसन, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम बेसन कह सकते हैं। हालांकि ये जो जिस बंदे ने भी ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ही शुड राइट एट लीस्ट मिडल ईस्ट हियर, उस मिडल ईस्ट लिखते तो उन्होंने ये कहना था कि यार ये तो मुसलमानों का एरिया है। मेडिटेरेनियन बेसन लिखने का मकसद ये हो जाएगा लोगों को कंफ्यूज करना कि ओके देयर इज नॉट ओनली द मुस्लिम। सर मिडिल ईस्ट में तो ज्यादा गल्फ आती है ना, फिर इसलिए गल्फ आ जाता है वो सारा। अच्छा, अब यूरोप में आया है प्लम और रास्पबेरी, ये वहां पर ओरिजिन हुआ है फ्रूट्स का ना। अगर आपने किसी भी फ्रूट्स के बारे में रिसर्च कर लिया ना, आप समझते हैं कि यार एक डिजीज आ गई है किसी स्पेसिफिक फ्रूट के ऊपर, तो अब हमने उसको कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसके फ्रूट का ओरिजिन तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम डोमेस्टिकेट करते हैं ना फ्रूट्स को या किसी भी प्लांट को, डोमेस्टिकेट किसे कहते हैं सर? टेम करना उसको, मतलब ग्रो करना अपने वाइल्ड के अलावा। एक्जैक्टली, जब हम उसको टेम करते हैं तो हम सिर्फ प्लांट्स के अंदर वो चीजें, हमारी ख्वाहिश होती है कि ग्रो ज्यादा करे, वो पार्ट प्लांट का ग्रो करे जिससे हमें को फायदा हो, लाइक फ्रूट ज्यादा हो, यील्ड ज्यादा हो, ठीक है। जब हम ये काम करते हैं ना, तो प्लांट के अंदर जो वो दूसरे मैकेनिज्म है ना, वो नॉर्मली स्लो हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। फर्ज किया जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स होंगे प्लांट के अंदर, ठीक है, फिर डिजीज रेजिस्टेंस। सम टाइम ऐसा होता है कि जब प्लांट्स ज्यादा हम डोमेस्टिकेट करते हैं तो ऐसी तरफ हम पौधों के पाथवेज को कन्वर्ट कर देते हैं कि यील्ड ज्यादा है, लेकिन जाहिर है जब एक चीज को हम एक्स्ट्रा करेंगे कि दूसरी चीज जो तो डिस्टर्ब होगी ना, ऐसे ही है ना, मेरी बात की समझ। अच्छा, जो नेचर में ग्रो हो रहे हैं पौधे, जो नेचुरल वाइल्ड टाइप है, दे डोंट केयर अबाउट यील्ड। उनकी मेन होती है कि हम नेचर के मुताबिक चलें, हमारे अंदर फ्रूट्स भी आए, हमारी सेहत भी अच्छी रहे, हमारे अंदर रेजिस्टेंस भी हो, हम तमाम बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस को वो ना, क्योंकि हमने ज्यादा अरसे के लिए इस दुनिया में रहना है। लेकिन जब हम ब्रीडिंग के थ्रू या डोमेस्टिकेशन, अच्छा डोमेस्टिकेशन इसे कहते हैं कि किसी प्लांट को टेम करके अपने मकसद के लिए आपने उसको रिसर्च करके या जो भी अपनी मर्जी के मुताबिक उसको करना। तो जब भी हमें किसी भी प्लांट के ऊपर कोई बीमारी आती है, बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया पौधों की। इसलिए हमें हर साल जो वाइल्ड प्लांट होते हैं उनके ऊपर नॉर्मली डिजीजेस नहीं आती, क्योंकि दे हैव इवॉल्व देयर नेचुरल डिफेंस सिस्टम टू कम्बैट दिस डिजीजेस। मेरी बात की समझ आई है? यहां पर कंफ्यूजन नहीं कोई? ओके सर एक बार दोबारा बता दें। मैंने कहा कि जो नेचुरल या वाइल्ड टाइप प्लांट होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट द यील्ड, ठीक है, ठीक है, वो उतना सा वो दे केयर अबाउट द फोटोसिंथेसिस या यील्ड के बारे में कि जितना उनकी सर्वाइवल के लिए उसको जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट कल्चर वाले, हम क्या करते हैं कि हम उसको के अंदर हमारा ज्यादा फोकस आ रहा है, हमारा भी एक एग्रीकल्चरिस्ट, हमारा काम यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले सके, ठीक है। अब अगर अब हमारे किसी भी प्लांट के ऊपर डिजीज आ जाती है तो हम देखते हैं कि अब इसका हल कैसे तलाश किया जाए। तो उसको हल तलाश करने के लिए हमें उस फ्रूट के ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा कि वो फ्रूट ओरिजिन कहां से हुआ है। तो वहां हमें उसके वाइल्ड रिलेटिव मिल जाएंगे, उस फ्रूट के क्या मिल जाएंगे? उनके वाइल्ड रिलेटिव। अब उसके अंदर वो रेजिस्टेंस जीन्स होंगे या उनके अंदर वो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स होंगे
then we incorporate the resistance mechanism from their wild relatives into our commercial जो हमारी क्रॉप्स होती है या कमर्शियल फ्रूट्स होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी शुड नो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स। पोम फ्रूट, फिर बनाना ईस्ट एशिया में आया हुआ है, तो फिर फिग है, अफ्रीका है, ये सारे के सारे ये आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि फ्रूट की डोमेस्टिकेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम स्पीशीज रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर हम उनमें से मैंने जिस तरह कहा पहले बताया था कि आप आपने कई स्पीशीज है, आपने उसको ग्रो किया चकवाल के अंदर, फिर उनमें से देखा जो अच्छी ग्रो कर रही है या अच्छी यील्डिंग है या जिसके ऊपर डिजीज का अटैक भी कम है, तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज की, फिर हमने उसकी कल्टीवेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पॉलिनेशन, डिजीज कंट्रोल, ये सारी चीजें हमने, ये बीइंग हॉर्टिकल्चर आपकी रिसर्च ये होगी, आपने प्लांट्स की प्रूनिंग कितनी करनी है, कब करनी है, किस टाइम करनी है, ट्रेनिंग कब करनी है, इरिगेशन कितनी देनी है, पॉलिनेशन कब देनी है, पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या कौन सा नेचुरल वे यूज करना है, फिर कौन सा आर्टिफिशियल है या कौन सा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच आपने यूज करनी है। तो सिमिलरली यूटिलाइजेशन है कि उसकी स्टोरेज, उसकी ड्राइंग, उसकी फर्मेंटेशन, कितनी देर तक हम उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इस सारे, फिर डिस्पर्सल है, फ्रूट क्रॉप विद ह्यूमन माइग्रेशन है, और फिर मोस्ट fruit crop are close to wild species than annual crop such as grain. Can you justify this statement? जी बच्चों, मैंने कहा कि फ्रूट क्रॉप्स दे आर नॉर्मली वेरी मच क्लोज टू देयर वाइल्ड स्पीशीज। वाई? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं होती, क्रॉस पॉलिनेशन या मिक्सिंग नहीं होती। आपको पता है कि जो हम वेजिटेबल्स हैं या दूसरी हमारी जो एग्रोनॉमी क्रॉप है, इसके ये तो नॉर्मली एनुअल प्लांट्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब हम इसकी ब्रीडिंग किसे कहते हैं? यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? व्हाट इज अ ब्रीडिंग? हेलो, किसी को नहीं पता ब्रीडिंग क्या होती है? अच्छा चले मैं आपको बता देता हूं। to produce offspring. आपको पता है कि F1 क्या होता है? मेंडल सर रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो वो breed होती है। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, वो पढ़ा हुआ आप लोगों ने? ट्रेड्स का सर ट्रांसफर करना अगली जनरेशन में। एग्जैक्ट, यस सर पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया सर मेटिंग से रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो वही होता है बस ब्रीडिंग। ओके ओके ओके। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक ऐसी वैरायटी है, अच्छा एक पहले तो ये बताएं एवोल्यूशन क्या होती है? ब्रीडिंग से पहले मैं आपको एक लफ्ज है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? Change, sir, change. सर Change एक with the passage of time. Period of time. Change with the passage of time with inheritance. कहूं कि मुझे पहले ये बताएं। हेलो, चेंज विद टाइम विद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? सर जो विरासती खसूसियात होती हैं। सर जो चीज इनहेरिट की है, मतलब जो चीज उर्दू नहीं आ रही सर मुझे। सर विरासती खसूसियात ट्रांसफर होते हैं एक नस्ल से अगली नस्ल में। अगर किसी प्लांट की स्पीशीज के अंदर चेंज आ जाती है, उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाती है और वो उसके सीड के अंदर ट्रांसफर हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन में भी चली जाए, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। लेकिन अगर म्यूटेशन आई है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गई तो उसको हम एवोल्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है। चेंज
विद टाइम विद इनहेरिटेंस, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। ठीक है, अगर एक किसी इलाके में कोई डिजीज आ जाए तो प्लांट्स क्या करता है कि उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अपने अंदर चेंज लेकर आता है। ठीक है, अपने अंदर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है, चेंज करता है, ताकि कोई पैथोजन बाद में आके इसके ऊपर अटैक ना करे। ठीक है, तो ये काम करने के लिए दे मे टेक मैनी ईयर्स। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है कि वो क्या करता है कि अपने अंदर कोई चेंजेस लेकर आता है, फिर एक जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन में लेके जाती है, फिर तीसरी जनरेशन। इस तरह डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ फिटेस्ट जो भी है वो सारी। अच्छा, लेकिन हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम वो तब्दीली जल्दी ले आते हैं, हम फोर्स्ड एवोल्यूशन लेकर आते हैं। हम अगर प्लांट ब्रीडिंग का को हम देखा जाए तो इसका मतलब है फोर्स्ड एवोल्यूशन। क्या है? फोर्स्ड एवोल्यूशन। ठीक है, हम जो एवोल्यूशन है वो नेचर में हो रही है विद टाइम विद इनहेरिटेंस, लेकिन हम यही काम इनहेरिटेंस के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जल्दी। ठीक है, बाय क्रॉसिंग, हम खुद ही क्रॉस करवा के, नेचर के अंदर तो क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होती होगी, लेकिन हम इंटेंशनली क्रॉस पॉलिनेशन करवा के वो कैरेक्टर्स, एक वाइल्ड स्पीशीज है उसके अंदर रेजिस्टेंट जीन है, एक हमारी कमर्शियल प्रेडिवर है, उन दोनों का आपस में क्रॉस करा के जो वाइल्ड के अंदर से अच्छी चीजें हैं और जो कमर्शियल के अंदर अच्छी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके एक वैरायटी डेवलप कर लेते हैं। इसे ब्रीडिंग कहते हैं, और ये काम हम फोर्सफुली करते हैं। ठीक है, हम फोर्सफुली एवोल्यूशन लेकर आते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए कम से कम हमें 6, 7, 8 जनरेशन ये काम करना पड़ता है, ब्रीडिंग करनी पड़ती है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन, फिर दोबारा से बैक क्रॉस मेथड है, शायद आपको पता हो, BC1, BC2, BC3, BC4, ये डिफरेंट हमें क्रॉसेस करने पड़ते हैं, तब जाकर हमारी एक वैरायटी जो है वो डेवलप होती है। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? यस सर। लेकिन फ्रूट्स के अंदर ये मसला है, फ्रूट्स के अंदर इशू क्या है कि अगर हमने एक वैरायटी डेवलप करनी है तो उसकी बैक क्रॉस करवानी है, तो आपको कम से कम भी फ्रूट आने में 6 से 7 साल लगेंगे। जब एक क्रॉस करवाया, फिर क्या सीड डेवलप हुआ, सीड को सो किया, फिर वो सीड जर्मिनेट होगा, फिर अगला फ्रूट बनने में कितनी देर लगेगी? 6-7 साल। फिर हम क्रॉस कराएंगे, बैक क्रॉस, फिर उसको 6-7 साल। इसलिए फ्रूट्स के अंदर ब्रीडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वेजिटेबल क्रॉप के अंदर तो हम एक क्रॉस करवाते हैं, अगली जनरेशन एक 3-4 महीने के अंदर आ जाती है, फिर हम उस सीड को सो करते हैं, उसके अंदर ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए फ्रूट तो सर हम फ्रूट की क्या कह रहे हो? सर हम फ्रूट की ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये तो इतना टाइम टेकिंग है, तो फिर करते हैं या नहीं करते हैं? वही मैं अभी बताने लगा हूं कि हम कौन से वो तरीके। 1 मिनट बच्चों, ये फोन आ रहा है, आप ना इसको तब तक दोबारा रीज्वाइन करें।